हे गाइस, नवाज here from theNoteHunt.com और ये है डार्क सीजन 3 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये डार्क सीजन 3 का रिव्यू नहीं बल्कि डिटेल रिकैप होने वाला है, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। इस शो के सारे कैरेक्टर्स के नाम जर्मन में हैं, तो हो सकता है कि मैं उनके प्रोनाउंसिएशन की बैंड बजा दूं। इसी एग्जैक्ट सेम वीडियो का एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन भी अवेलेबल है, तो अगर आप उस फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं तो उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 अननोन बंदे, मतलब एक बूढ़ा, जवान और बच्चा, जाकर एडम के सीक्रेट अड्डे में आग लगा देते हैं। ये तीनों के होठों पर एक टाइप का ही जख्म होता है, मतलब चांसेस हैं कि ये सारे एक ही बंदे के 3 वर्जन्स हैं। टाइम ट्रेवल भाई, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। अब चलते हैं 2020 में कयामत के दिन। दूसरी दुनिया वाली मार्था, जिसे मैं आगे से अल्ट मार्था कहकर बुलाऊंगा, अपनी टाइम मशीन को यूज करके जोनस को इसकी दुनिया से अपनी अल्टरनेट दुनिया वाली गुफा में लेकर आती है। फिर ये अल्ट मार्था जोनस को बोलती है कि आज ही वो दिन है जब सब कुछ शुरू हुआ था, जब हम पहली बार मिले थे। हमारे वर्ल्ड्स आपस में एक मजबूत गांठ से कनेक्टेड हैं, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर वो वहां से अपनी टाइम मशीन लेकर गायब हो जाती है। जोनस अब टाइम और डायमेंशन दोनों में ट्रैवल करके मार्था की अल्टरनेट दुनिया में पहुंच चुका है। 4 नवंबर 2019 वाले दिन हम जल्दी समझ जाते हैं कि इस अल्टरनेट दुनिया में सब कुछ अलग है। मार्था, मैग्नस, कैथरीना और मिकेल इस दुनिया में जोनस के घर पर रह रहे हैं और उल्रिक इन्हें छोड़कर जा चुका है। इन गुड ओल्ड डार्क फैशन ये एपिसोड काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जानेंगे कि आखिर जोनस की दुनिया और इस अल्टरनेट दुनिया में क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, जैसे कि मैंने कहा था, मार्था और उसकी फैमिली कानवाल्ड के घर में रह रहे हैं। उल्रिक और कैथरीना का डिवोर्स हो गया है और वो फिलहाल प्रेग्नेंट हैना के साथ रह रहा है। यहाँ भी मैग्नस और फ्रांसिस का रिलेशनशिप में है, बट फर्क बस इतना है कि अल्टरनेट वर्ल्ड में एलिजाबेथ की जगह फ्रांसिस्का को गूंगे और बहरे होने की बीमारी है। उल्रिक का अपनी कलीग शार्लेट के साथ अफेयर चल रहा है और इस दुनिया वाला पीटर थेरेपिस्ट नहीं बल्कि चर्च में पास्टर है। यहाँ सारे कैरेक्टर्स की हेयर स्टाइल एकदम अलग और अजीब सी है। रेगिना ऑलरेडी मर चुकी है, हेल्गे के कान के बदले आंख फूटी है, तो टॉर्बन की आंख के बदले उसका हाथ टूटा है। जोनस की दुनिया की तरह ही इस दुनिया में भी एरिक गायब है और उसका भाई किलियन मार्था का बॉयफ्रेंड है। एंड मोस्ट ऑब्वियस और सबसे बड़ा चेंज, इस दुनिया में जोनस कानवाल्ड का कोई वजूद नहीं। तो ये हो गए सबसे बेसिक वाले चेंजेस। बड़े वाले चेंजेस आई थिंक हमें आगे धीरे धीरे देखने मिलेंगे। इस वाली दुनिया में जोनस की जगह मार्था ने ले ली है, मतलब यहाँ येलो जैकेट पहनकर साइकिल पर मार्था घूमती है। मार्था स्कूल जाकर अपने फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड किलियन से मिलती है और उसे उसके भाई एरिक की खबर लेती है। तो दूसरी तरफ उल्रिक घर जाकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हैना से मिलता है। हैना को फिर काम करते वक्त उल्रिक के स्वेटशर्ट में पराई नारी का बाल मिलता है। ये उल्रिक चाहे कितनी भी शादियां कर ले, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। जोनस की दुनिया वाले हेल्गे की तरह ही अल्ट वर्ल्ड वाला हेल्गे भी अकेला बैठकर टिक टॉक कर रहा होता है। जोनस फिर अपने घर जाकर देखता है कि वहां पर कानवाल्ड फैमिली की जगह नीलसन फैमिली की फोटो लगी है और उसका बेडरूम अब मार्था का बेडरूम बन चुका है। जोनस फिर कंफ्यूज होकर वहां से स्कूल जाता है और जबरदस्ती से मार्था की क्लास में घुसकर उसे घूरने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जोनस मार्था से मिलकर पूछता है कि वो नहीं जानता कि उसे आके क्या करना है। मार्था जोनस को पहचानने से इनकार करती है और उसे एक क्रीप समझकर किलियन के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद जोनस जाकर उनके टीचर से आज की डेट पूछता है, 4 नवंबर 2019, वही डेट जिस रात मिकेल गायब होकर 1986 में पहुंच गया था। ये सुनते ही जोनस वहां से चला जाता है। इसी दौरान बाहर स्कूल में हैना कैथरीना से मिलने आई होती है, ये चेक करने के कहीं उल्रिक वापस इसके पीछे तो नहीं पड़ गया। फिर कैथरीना के सार्केस्टिक टाउन सुनने के बाद हैना वहां से वापस निकलती है और लॉबी में जोनस से मिलती है। यहाँ जोनस अपनी माँ को प्रेग्नेंट देखकर चौंक जाता है और उसे मॉम कहकर पुकारता है। एज एक्सपेक्टेड हैना भी इसे पहचानने से इनकार कर देती है। एपिसोड 1 को देखते वक्त पूरा टाइम मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। एनीवेज, एरिक को ढूंढने की छानबीन करते वक्त शार्लेट पूछताछ करने प्लांट पहुंच जाती है, जहां अलेक्जेंडर ट्रीटमेंट इसे बताता है कि प्लांट को जोड़ने वाले सारे रास्ते इन्होंने सालों पहले ही सील कर दिए थे, तो एरिक का वहां से गायब होना इज नॉट पॉसिबल। जोनस फिर से जाकर मार्था से बात करने की कोशिश करता है, बट वो उसे वहां से भगा देती है। मैग्नस और फ्रांसिस्का बंकर में जाकर सीक्रेटली साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो दूसरी तरफ हेल्गे एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि इट विल हैपन अगेन, द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, टिक टॉक। जोनस फिर कब्रिस्तान जाकर पीटर से मिलता है और उससे माइकल कानवाल्ड की कब्र के बारे में पूछता है। पीटर इसे बताता है कि उसे सिर्फ डैनियल कानवाल्ड की कब्र के बारे में पता है, जो 1964 में मरा था।
फिर हम ऐसे जूप से टाइम और डायमेंशन में ट्रैवल करके 1987 में जाते हैं, जहां पर वो फटे होठ वाले 3 बंदे बर्न डॉपलर से मिलकर उसे पावर प्लांट की मास्टर की के बारे में पूछते हैं। इससे पहले कि बर्न पुलिस को कॉल करे, इनमें से जवान वाला बंदा उसे मार देता है। लग रहा है कि ये तीनों का सीजन 3 में काफी बड़ा रोल होने वाला है। ओके, नाउ बैक टू अल्टरनेट वर्ल्ड वाला 2019। अलेक्जेंडर एरिक के पापा को पैसा देकर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ठिकाने लगाने का काम देता है। मार्था और उसके फ्रेंड्स रात में उन गुफाओं की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से इन्हें एरिक के गायब होने के बारे में कुछ सबूत मिल जाए। मार्था अपना येलो जैकेट पहनकर सबसे पहले वहां पहुंच जाती है। फिर वहां पर जोनस आकर मार्था को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि इसका देजावू इफेक्ट काम करे, वहां पर बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं। जोनस ये देखकर हैरान होता है कि यहाँ मैग्नस मिकेल के बिना ही अकेला आया है। इसके बारे में पूछने के बाद मैग्नस जोनस को बोलता है कि मिकेल अकेला अपने घर अपना ख्याल रख सकता है, वो बच्चा नहीं है कि मैं उसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमूं। ये बोलकर सारे जोनस को वहीं छोड़कर गुफाओं की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये सारे गुफा के पास पहुंचते हैं, उसके अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है और इनके फ्लैश लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। ये देखते ही सारे वहां से घबरा के भागने लगते हैं। मार्था किलियन के साथ भागती है। इधर मुझे लगा था कि शायद इस वाली दुनिया में किलियन गायब होगा। थोड़ा आगे जाते ही मार्था जंगल में गिर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी दुनिया में जोनस गिरा था। मार्था को भी यहाँ जोनस जैसा भ्रम आता है, जहां वो अपने सामने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में डूबी एक लेडी को देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोनस ने माइकल को देखा था। बट फिर अचानक से वहां पर किलियन आकर मार्था का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर भागता है। किलियन भी गायब नहीं हुआ। फिर ये सारे जाकर अपनी जान बचाने बंकर के अंदर छुप जाते हैं। पूरे विंडर में लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं, पंछी आसमान से नीचे गिरते हैं और बंकर के अंदर एक वर्म होल ओपन होता है, जिसमें से मैड्स नील्सन की लाश नीचे गिरती है। जोनस अपने घर जाकर देखता है कि मिकेल आराम से सो रहा है। मतलब इस वाली दुनिया में मिकेल ने टाइम ट्रैवल नहीं किया और इसीलिए इस दुनिया में जोनस का कोई वजूद नहीं है। ना मिकेल 1986 में जाकर माइकल बना और ना ही जोनस कभी पैदा हुआ। जोनस फिर और कंफ्यूज होकर अपने घर के बाहर आता है, जहां उसकी मुलाकात बूढ़ी मार्था से होती है। बूढ़ी मार्था इसे बताती है कि देख, तेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट जोनस वाली दुनिया की भी वैसे ही बैंड बजने वाली है जैसे विथ जोनस वाली दुनिया की बजी थी। शायद क्लाउडिया इसी दुनिया की बात कर रही थी। अल्ट मार्था फिर टाइम और डायमेंशन में ट्रैवल करके 1888 में जाती है और अडल्ट यानी स्ट्रेंजर जोनस से मिलती है। देख के लगता है कि स्ट्रेंजर जोनस यहाँ पर अपनी टाइम मशीन बना रहा है, जो आगे चलकर वो एडम बनने के बाद यूज करेगा। ओके, ये सीन काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंजर जोनस मार्था को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है, बट फिर मार्था उसे बताती है कि मैं तेरी वाली मार्था नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। इस अल्ट मार्था की मदद से स्ट्रेंजर जोनस दोनों दुनिया के अंदर होने वाली इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं के ओरिजिन यानी शुरुआत का पता लगाएगा कि यह सब आखिर कब, कहां और किससे शुरू हुआ था। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। लास्ट वाला ये सीन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर स्ट्रेंजर जोनस ने अल्ट मार्था को अपनी मार्था समझा। बट वेट, 2020 वाले जोनस को तो ऑलरेडी अल्ट मार्था के बारे में पता था और एडम की प्रोफेसी के हिसाब से यही जोनस आगे चल के स्ट्रेंजर जोनस बना। तो स्ट्रेंजर जोनस ने अल्ट मार्था को क्यों नहीं पहचाना? आखिर ये दोनों जोनस तो एक ही है ना। इसका मतलब फर्स्ट टाइम इन डार्क हिस्ट्री ऐसा कुछ हुआ जिसने टाइम के साइकिल को ब्रेक कर दिया और उसमें चेंजेस कर दिए। इसका सबसे बड़ा वेरिएबल है ये अल्ट मार्था। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1888 से। अल्ट मार्था घबरा कर नींद से जाग जाती है। लगता है इसे भी वैसे ही लव मेकिंग वाले सपने आ रहे हैं जैसे दूसरी दुनिया वाले जोनस और मार्था को आते थे। हो सकता है कि इसका भी कोई बड़ा कनेक्शन हो। फिर स्ट्रेंजर जोनस मार्था को लेकर मैग्नस फ्रांसिस्का और बार्थोश के पास जाता है। पहले तो सारे ये देखकर खुश हो जाते हैं कि उनकी मार्था जिंदा है, बट फिर अल्ट मार्था इनको बताती है कि वो इनकी मार्था नहीं है। मार्था इन्हें समझाती है कि तुम्हारी दुनिया की तरह ही मेरी दुनिया में भी कयामत आई थी, जिसमें वो सारे मारे गए और सिर्फ मार्था बच गई। मार्था इन दोनों कनेक्टेड वर्ल्ड्स के ओरिजिन का पता लगाकर दोनों दुनिया में कयामत आने से रोकना चाहती है। स्ट्रेंजर जोनस फिर इससे पूछता है कि अगर ये मार्था अल्टरनेट वर्ल्ड से है तो इसे इनकी 1888 वाली इस सीक्रेट लोकेशन के बारे में कैसे पता? जिसके जवाब में अल्ट मार्था इन्हें बताती है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे जोनस ने दी है, जो इनकी दुनिया से टाइम और डायमेंशन में ट्रैवल करके अल्टरनेट दुनिया में आया था। ये सुनते ही स्ट्रेंजर जोनस काफी गुस्सा होता है कि ना ही मैंने कभी अल्टरनेट डायमेंशन में ट्रैवल किया है और ना ही कभी अल्ट मार्था से मिला हूँ। स्ट्रेंजर जोनस को लगता है कि ये अल्ट मार्था झूठ बोल रही है और इसे एडम ने भेजा है।
फिर वहां पर एक अंधा बूढ़ा आदमी आकर अल्ट मार्था को स्ट्रेंजर जोनस के चुंगल से छुड़ा लेता है। ये सारे लोग 1888 में इसी बूढ़े आदमी की जगह पर ठहरे हैं। इसी दौरान स्ट्रेंजर जोनस नोआ के दिए उन लेटर्स को देखता है जो अपैरेंटली इसे मार्था ने भेजे थे। फिर हम देखते हैं कि कैथरीना मिकेल को ढूंढते हुए टाइम ट्रेवल करके 1987 में पहुंच गई है और वो कानवाल के घर में चोरी छुपे सो रही है। डेट है सितंबर 22, 1987 और नीलसन परिवार अब फाइनली हार मानकर अपने बेटे मैट्स नीलसन का अंतिम संस्कार कर देता है। फ्यूनरल के दिन दारू के नशे में धुत जेना अपने हस्बैंड ट्रॉन्टे को इसका जिम्मेदार बताती है कि अगर इसने अपना फोकस क्लाउडिया से हटाकर अपने बेटे पर लगा दिया होता तो शायद हम उसे ढूंढ पाते। और यहाँ पर सबको क्लाउडिया और ट्रॉन्टे के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चलता है। कैथरीना मिकेल को ढूंढते हुए उनके स्कूल पहुंच जाती है और वहां छोटे उल्रिक और हैना से इसके बारे में पूछताछ करती है। कैथरीना को यहाँ पता चलता है कि कोई पागल आदमी मिकेल को लेकर गुफाओं की तरफ भागा था और इसके बारे में ज्यादा पुलिस को पता होगा। पुलिस फिर इसे बताती है कि माइकल और इनेस कानवाल को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने किसी सीक्रेट जगह पर सुरक्षित रखा है। कैथरीना फिर उस पागल आदमी से मिलने साइक वार्ड चली जाती है जहां इसकी मुलाकात अपनी मां से होती है जो उस वक्त साइक वार्ड में काम करती थी। फिर अपनी मां को इमोशनल ब्लैकमेल करके कैथरीना अंदर जाकर उल्रिक से मिलती है। फाइनली बूढ़ा उल्रिक और कैथरीना एक दूसरे से मिलते हैं जहां कैथरीना इससे वादा करती है कि वो किसी भी कीमत पर उल्रिक को यहां से भगा ले जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटी कैथरीना और उसकी मां के बीच का रिलेशन कुछ खास नहीं है। ट्रॉन्टे मिसिंग क्लाउडिया की पूछताछ करने प्लांट जाकर वहां काम कर रही जैस्मिन से मिलता है। जैस्मिन इसे बताती है कि गायब होने के कुछ दिनों पहले क्लाउडिया का बर्ताव पूरी तरह से चेंज हो गया था। उसे अचानक से एक डॉग मिल गया था और बीच में एक अजीब सी बूढ़ी औरत भी उससे मिलने आई थी। प्लांट से वापस लौटते वक्त ट्रॉन्टे रेजिना को लिफ्ट देता है जो अपने साथ क्लाउडिया के उस डॉग को लेकर बैठी होती है। ट्रॉन्टे ये देखकर हैरान होता है कि ये डॉग बिल्कुल ग्रेचन जैसा दिखता है। घर पहुंचने पर जेना ट्रॉन्टे को उसके और क्लाउडिया के बीच किसी एक को चुनने का ऑप्शन देती है। यहाँ जेना को यह भी शक होता है कि शायद रेजिना ट्रॉन्टे और क्लाउडिया की नाजायज बेटी है क्योंकि क्लाउडिया ने कभी किसी को रेजिना के फादर के बारे में नहीं बताया था। उधर प्लांट में हमारे फटे होठ वाले भाई लोग ऑफिस की तलाशी ले रहे होते हैं कि तभी जैस्मिन आकर उन्हें रोक लेती है। इनमें से अडल बंदा जैस्मिन को बोलता है कि हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर और फिर इसे मार देता है। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार। 2020 कयामत के कुछ महीनों बाद पीटर और एलिजाबेथ पास में लगे मिलिट्री बेस में जाकर मुर्दा लोगों की लिस्ट में शार्लेट और फ्रांसिस्का का नाम ढूंढते हैं बट नाम और फोटो ना मिलने पर वहां से चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस एपोक्लिप्स के बाद विंडन में मौजूद मैक्सिमम लोग मारे गए हैं। ये दोनों फिर एक एक करके सारे घरों की तलाशी लेने निकलते हैं। नोआ भी इनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और पीटर से वादा करता है कि वो इसके मरने के बाद एलिजाबेथ की पूरी हिफाजत करेगा। जाते जाते नोआ एलिजाबेथ को यह भी बताता है कि वो विंडन की गुफाओं में रहता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउडिया एपोक्लिप्स और गॉड पार्टिकल से रिलेटेड वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर रही होती है। ये वही रिकॉर्डिंग्स है जो आगे चल के जोनस ने यूज किए थे। क्लाउडिया ने अपनी बेटी रेजिना को एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा कर रखा है जहां वो उसके लिए दवाइयां और खाना लेकर जाती है। क्लाउडिया के वहां से जाने के कुछ देर बाद बूढ़ा ट्रॉन्टे आकर रेजिना को मार देता है ये बोलकर कि आई एम सॉरी, शी सेड इट्स द ओनली वे टू सेव यू। अब ये किस शी की बात कर रहा है वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। सीजन 2 के एंड में पावर प्लांट से टाइम ट्रेवल करके शार्लेट अब सीधा 2053 में आ चुकी है। शार्लेट यहाँ पर बैठकर एलिजाबेथ और नोआ का फैमिली फोटो देख रही होती है और फिर इमोशनल होकर ये एलिजाबेथ को थोड़ा मोरल सपोर्ट देती है। ओके, बैक टू 1888। बार्थोश मार्था से मिलकर उससे स्ट्रेंजर जोनस के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ये इसे बताता है कि जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं जोनस एकदम बदल सा गया है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का मिलना काफी मुश्किल है तो उनकी टाइम मशीन भी अब किसी काम की नहीं। स्ट्रेंजर जोनस अब अपना सारा टाइम उस नई टाइम मशीन को बनाने में लगाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक्चुअल में टैनाउस के वर्कशॉप में रुके हैं और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि टैनाउस के फैमिली का पुराना मेंबर है। फिर ये बूढ़ा टैनाउस स्ट्रेंजर जोनस को चेतावनी देता है कि उस लड़की यानी अल्ट मार्था के चक्कर में ना पड़े, अपने काम पर फोकस करना, हमें साथ मिलकर नया पैराडाइज बनाना है। सिगमुंडस क्रिएटस एस्ट। एक हिंट के एडम के सिगमुंडस के सीक्रेट ग्रुप की शुरुआत यहाँ से हुई थी। फिर बार्थोश अल्ट मार्था को लेकर सिगमुंडस के सीक्रेट अड्डे पर जाता है जो इनिशियली टैन हाउस ने बनाया था। यहाँ बार्थोश को एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि जिस एडम ने उसकी मार्था को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि बूढ़ा जोनस है। ओके, अब चलते हैं अल्टरनेट वर्ल्ड में। यहाँ बूढ़ी मार्था जोनस को दोनों वर्ल्ड्स की कनेक्टेड फैमिली ट्री दिखाकर बोलती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कयामत का आना और सबका मरना तो तय है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक सुपर फ्लैशबैक सीन से। डेट का पता नहीं बट इस वाले सीन में वो अंधा टैन हाउस बस एक बच्चा है जो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा होता है।
फिर इसके पापा अपनी पॉकेट वॉच निकालकर टाइम चेक करते हैं और ये वही पॉकेट वॉच है जो नोआ ने छोटी एलिजाबेथ को दी थी, वही जिस पर फॉर शार्लेट इनग्रेव्ड होता है। फिर कैमरा ट्रांजिशन होकर 1888 में आता है, जहां वो बूढ़ा टैनहाउस अपनी बग्गी में बैठकर पास वाले टाउन में एक टेलीग्राम पोस्ट करने जा रहा होता है। फिर हमारे किलर ट्रायो में से वो जवान बंदा टैनहाउस की गाड़ी को रोककर उसे टाइम ट्रैवल पर लंबा भाषण देता है और अपना फेवरेट हथियार यूज करके इसे मारकर इसके पास मौजूद वो पॉकेट वॉच और बुक लेकर वहां से चला जाता है। अल्टरनेट दुनिया में बूढ़ी मार्था जोनस को बताती है कि वो दोनों एडम और ईवा हैं, एक तरीके का ग्लिच इन द मैट्रिक्स जिसने दोनों दुनिया के टाइमलाइन की बैंड बजा दी है। मैं यहाँ से इस बूढ़ी मार्था को ईवा कहकर बुलाऊंगा। ईवा फिर जोनस को बोलती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे मार्था का साथ कभी नहीं मिलने वाला। जोनस और मार्था की तकदीर इन दोनों दुनिया की तरह ही एक इन्फिनिट डेजा वू वाले गांठ की तरह बंधी है जो कभी चेंज नहीं होने वाली। ये सुनते ही जोनस चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये अल्ट वर्ल्ड वाली ईवा भी एडम की तरह ही उसे अपने मकसद के लिए यूज करना चाहती है, बट फिर ईवा इसे मार्था को बचाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा वाली पट्टी पढ़ाकर अपने काम के लिए मनवा लेती है। फिर जोनस वहां से एक फ्लैशलाइट लेकर 2019 वाली अल्ट मार्था को उसके फ्यूचर का रास्ता दिखाने चला जाता है और इधर हम ऑडियंस भांप लेते हैं कि एडम की तरह ही ईवा में भी कुछ तो झोल है। जोनस के वहां से जाते ही ईवा से मिलने वो किलर ट्रायो वहां पर आ जाते हैं और इसे टैनहाउस, बर्न और प्लांट से जब्त किया सामान देते हैं। समझ रहे हो ना, जैसे बड़ा नोआ और छोटा नोआ एडम के लिए काम करते थे, वैसे ये तीनों ईवा के लिए काम करते हैं। यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ईवा भी एडम की तरह उन साइकिल्स को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें प्रिजर्व करना चाहती है ताकि बाकी लोगों की जानें बच सके। यार ये सारे मिलकर हमेशा जोनस का ही क्यों काट देते हैं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। यहीं 2019 वाली अल्टरनेट दुनिया में उल्रिक बंकर में मिले उस बच्चे की लाश को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि उस बच्चे ने मैड्स के जैसे कपड़े पहने थे। उल्रिक को लगता है कि एरिक का गायब होना और इस बच्चे की लाश का मिलना सालों पहले इसके भाई मैड्स के गायब होने से कनेक्टेड है। यस, उल्रिक अभी तक ये नहीं कनेक्ट कर पाया है कि जिस बच्चे की लाश इन्हें बंकर में मिली है वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि मैड्स है। फिर इमोशनल होकर उल्रिक शार्लेट के साथ अपने अफेयर को खत्म करने का डिसीजन लेता है। तो मार्था और मैग्नस ने उल्रिक को सब कुछ सच सच बता दिया था कि कैसे बंकर में एक वर्म होल ओपन हुआ और उसके अंदर से ये बच्चे की लाश नीचे गिर गई, बट उल्रिक को लगता है कि शायद इसकी लाश ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। और जब मैग्नस और मार्था ने इसे देखा तब ये दोनों किलियन का दिया कोई नशा कर रहे थे, इसलिए ये दोनों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हैना उल्रिक के अफेयर की तलाश में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां शार्लेट को सूंघ कर पहचान लेती है कि यही है वो चुड़ैल जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है। हैना फिर प्लांट जाकर अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करती है कि वो शार्लेट की जिंदगी बर्बाद कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका असली पासपोर्ट दिखाकर जोनस की दुनिया वाली हैना ने अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल किया था उल्रिक की जिंदगी बर्बाद करने। शार्लेट को बंकर की तलाश लेते वक्त वो जर्मन 1 रुपए वाला कॉइन मिलता है, बिल्कुल वैसा ही कॉइन जैसा उसने हेल्गा के पास देखा था। इस बात की पूछताछ करने शार्लेट चर्च जाकर पीटर से मिलती है, जो वहां पर अल्टरनेट वर्ल्ड वाले बेनी के साथ बैठा है। इस दुनिया का बेनी ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़का लगता है, बट इन दोनों के बीच का कनेक्शन हम यहाँ भी भांप सकते हैं। शार्लेट फिर पीटर से हेल्गा और उसके कैबिनेट बंकर के बारे में पूछताछ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसी दूसरी दुनिया वाली शार्लेट ने की थी। कि तभी अचानक पीटर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हेल्गा वहां जाकर अपना सारा जुर्म कबूल कर रहा है। लगता है कि इस अल्टरनेट वर्ल्ड वाले हेल्गा में थोड़ा कॉमन सेंस तो है। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाकर हेल्गा से मिलते हैं, जो वहां बैठा एक बच्चे को मारने का जुर्म कबूल कर लेता है, बट वो ये नहीं बताता कि उसने किस बच्चे को मारा है और उसके पास ये कॉइन और मैड्स के कपड़े कहां से आए। फिर वहां पर उल्रिक आकर हेल्गा का गला दबोच लेता है। सारे मिलकर किसी तरह उसे छुड़ा लेते हैं। अल्ट मार्था को भी अब धीरे धीरे लगने लगता है कि शायद वाकई में उस रात किलियन ने उसे कुछ खिलाया था। ये कंफर्म करने के लिए मार्था किलियन से जाकर मिलती है, जो सरासर इस बात से इनकार कर देता है। वहां से वापस आते वक्त जंगल में उसे जोनस मिलता है और यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि जिस लेडी को मार्था ने उस रात जंगल में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मार्था का ही फ्यूचर वर्जन था। जोनस के मुंह से यह सब सुनने के बाद अल्ट मार्था को इस पर यकीन होने लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। तो ये सब अल्टरनेट वर्ल्ड में हो रहा था। अब चलते हैं 1888 में वापस जोनस की दुनिया में। बारतोश गुस्से में आकर सबको स्ट्रेंजर जोनस की सच्चाई बता देता है कि यही है वो एडम जिसने हमारी मार्था को मारा है। मामला ठंडा होने के बाद स्ट्रेंजर जोनस जाकर मार्था से उसके रूम में मिलता है और उसे जाकर पूछता है कि अगर वाकई में मैंने कभी अल्टरनेट वर्ल्ड में ट्रैवल किया था तो मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं। मार्था इसे बताती है कि वो सब मुझे नहीं पता, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मार्था फिर स्ट्रेंजर जोनस का भरोसा जीतने अपनी टाइम मशीन से आखिरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकालकर स्ट्रेंजर जोनस के हवाले कर देती है। स्ट्रेंजर जोनस से डार्क मैटर लेकर अपने वर्कशॉप जाता है और उसे स्टेबलाइज करने की नाकाम कोशिश करता है,
जब स्ट्रेंजर जोनस और उसके साथी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी मौका देखकर अल्ट मार्था अपनी टाइम मशीन लेकर वहां से भाग जाती है। तो इसने झूठ बोला था कि इसके पास डार्क मैटर खत्म हो गया है। मार्था अपनी टाइम मशीन के जरिए 1888 से ट्रैवल करके 2053 में जाती है, जहां प्लांट के अंदर एडम उसका इंतजार कर रहा है। स्ट्रेंजर जोनस का शक बिल्कुल सही था, इन सब के पीछे भी एडम का ही हाथ है। अल्ट मार्था ने एडम के कहने पर ही वो डार्क मैटर जाकर स्ट्रेंजर जोनस को दिया ताकि वो उसकी मदद से आगे चलकर टाइम मशीन बना सके। भाई ये एडम कम गॉड ज्यादा लग रहा है, साला इसको तो सब कुछ पता है। सही बोल रहा हूं, अगर इसका बस चले तो ये मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर को भी अपनी प्लानिंग में हरा दे। ओके, नाउ बैक टू अल्टरनेट वर्ल्ड। जोनस और मार्था गुफा के जरिए टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाते हैं। इस अल्ट वर्ल्ड में गुफा के अंदर वाले दरवाजे पर थस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड की जगह लेट देयर बी लाइट लिखा है और सिंबल भी चेंज है। जब ये दोनों गुफा के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां का जंगल अब रेगिस्तान में बदल चुका है। जोनस अल्ट मार्था को बोलता है कि मेरा काम बस तुझे यहां तक लाना था, आगे की जिम्मेदारी अब उसकी है। फिर वहां पर मिडिल एज्ड मार्था, जिसे हम स्ट्रेंजर मार्था भी बुला सकते हैं, आकर इन दोनों का स्वागत करती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 1954 से। यह अल्टरनेट नहीं बल्कि जोनस वाला वर्ल्ड है। टोरंटे जंगल में रुककर उन गुफाओं को देख रहा होता है कि तभी वहां पर वो किलर ट्रायो आकर टोरंटे को घेर लेते हैं। उनमें से जवान आदमी टोरंटे को बोलता है कि वो उसकी माँ यानी एग्नेस को जानता था। यहां हमें पता चलता है कि इस बंदे का कोई नाम वाम नहीं है, बट टोरंटे का नाम रखने का आइडिया एग्नेस को इसी ने दिया था। ये यहाँ पर टोरंटे को उसकी माँ का ब्रेसलेट देने आया था, वही ब्रेसलेट जो हमने 1987 वाली टाइमलाइन में याना को पहने देखा था। फिर टोरंटे वो ब्रेसलेट लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना यहाँ पर अपना नाम कैथरीना रखकर अब 1954 वाले विंडन में बस गई है और इसका जवान ईगॉन के साथ अफेयर शुरू है। हैना से इंप्रेस होकर ईगॉन उसे सेंट क्रिस्टोफर का नेकलेस देता है। देखकर लगता है कि ये वही नेकलेस है जो घूम फिर कर बाद में मार्था के पास जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि एग्नेस और हैनो टाउबर दोनों अचानक से गायब हो गए हैं और पुलिस इनका कुछ पता नहीं लगा पा रही। डोरिस एग्नेस को लेकर परेशान है तो ग्रेटा हैनो को लेकर परेशान है। डोरिस को लगता है कि शायद हैनो टाउबर एग्नेस का हस्बैंड है और इन दोनों का एक साथ गायब होना आपस में कनेक्टेड है। हैनो को फिर एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। डोरिस मिसिंग मिनिस्टर हैनो टाउबर यानी नोआ के बारे में पूछताछ करने चर्च जाती है, जहां उसकी मुलाकात उस किलर ट्रायो से होती है। इनमें से जवान आदमी डोरिस को बोलता है कि वो जानता है कि डोरिस यहाँ पर हैनो टाउबर को नहीं बल्कि एग्नेस को ढूंढने आई है। यहाँ ये इसे हिंट देता है कि उसके हस्बैंड यानी ईगॉन का किसी पराई नारी के साथ अफेयर चल रहा है। डोरिस फिर घबरा के वहां से चली जाती है। अरे तुम दोनों भी तो कुछ बोलो यार, लगता है इनमें से सिर्फ एक ही बंदा बोलता है ना। फिर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज जाकर ईगॉन को सुनाती है और फिर उसका रिएक्शन देखकर काफी गुस्सा होती है। यहाँ हैना समझ जाती है कि फ्यूचर हो या पास्ट, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हैना फिर डिसाइड करती है कि अब उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली ही खुश है और फिर ये अबॉर्शन करने का डिसीजन लेती है। ईगॉन भी इसे खुशी खुशी अबॉर्शन करने वाली लेडी का एड्रेस लिख कर दे देता है। टोरंटे को अपनी माँ एग्नेस के गुमशुदा होने का कोई गम नहीं। टोरंटे फिर अपनी माँ का वो ब्रेसलेट याना को गिफ्ट कर देता है। इसी दौरान हम टोरंटे, याना और क्लाउडिया के बीच चले लव ट्रायंगल को भी भांप लेते हैं। हैना ईगॉन के दिए एड्रेस पर उस अबॉर्शन लेडी से मिलने जाती है, जहां उसकी मुलाकात छोटी हेलिन से होती है, मतलब कैथरीना की माँ। हैना इसे अपना नाम कैथरीना बताती है। हेलिन को यह नाम काफी पसंद आता है। नाउ डोंट टेल मी कि हेलिन को अपनी बेटी का नाम कैथरीना रखने का आइडिया यहाँ से आया था। हेलिन हैना के गले में सेंट क्रिस्टोफर का नेकलेस देखकर काफी खुश होती है क्योंकि ये बहुत रिलीजियस है। जब हेलिन अंदर होती है तब हैना अपना इरादा बदल लेती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते हैना अपना नेकलेस निकालकर हेलिन के लिए छोड़ जाती है और मैं सोच रहा था कि 1987 में यह नेकलेस हेलिन के पास कैसे पहुंचा। ईगॉन के घर पहुंचते ही डोरिस उससे डिवोर्स लेने की मांग करती है। लगता है ईगॉन को दारू की लत यहीं से लग गई थी। मैंने जानबूझकर 1954 वाली सारी टाइमलाइन एक ही बार में निपटा ली ताकि आगे की स्टोरी में कोई कंफ्यूजन ना हो। 2053 एडम एग्नेस को बोलता है कि मेरी साइड चुनकर तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। फिर ये एग्नेस को क्लाउडिया की मौत की खबर वाला न्यूज़पेपर कटआउट देकर बोलता है कि सही समय आने पर ये क्लाउडिया को दिखाना। एग्नेस फिर एडम को बोलती है कि उसे अल्ट मार्था को ओरिजिन के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और फिर ये डार्क मैटर में घुसकर कहीं चली जाती है। आई थिंक एग्नेस यहाँ से पास्ट में जाकर क्लाउडिया से मिलेगी। पिछले सीजन में वो क्लाउडिया की मौत वाला सीन याद है ना। जब अल्ट मार्था की नींद खुलती है तो वो अपने सामने बूढ़े मैग्नेस को देखती है। मैग्नेस से बताता है कि वो अब जान चुका है कि क्यों मार्था उन्हें 1888 में छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि मार्था ने ये सब एडम के कहने पर ही किया था। सो ऑल गुड नाउ। नवंबर 6, 2052 अल्टरनेट वर्ल्ड।
स्ट्रेंजर मार्था अल्ट मार्था को बंकर में ले जाकर आने वाली कयामत के बारे में बताती है, जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे। स्ट्रेंजर मार्था जोनस को बोलती है कि ईवा ने उससे झूठ कहा था। दोनों दुनिया को बचाना इम्पॉसिबल है। ये लोग दोनों में से किसी एक दुनिया को बचा सकते हैं। मतलब अब जोनस को अपनी मार्था और अल्ट मार्था में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर जोनस अल्ट मार्था के वर्ल्ड को बचा लेता है तो उसी के साथ वो अल्ट मिकेल की जान भी बचा सकता है। मतलब ये डिसीजन जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अल्ट मार्था ये सब सुनकर पागल हो जाती है। उसे लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या तो ये सब उसका बस एक सपना है। बट फिर जोनस इसे पकड़कर समझाता है कि दिस इज ऑल ट्रू, हमें साथ मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। फिर ये दोनों गुफाओं के जरिए वापस 2019 में जाते हैं। जोनस और अल्ट मार्था के बंकर से बाहर जाने के बाद वहां पर नोआ आता है। फाइनली वी मिस्ड यू मैन। अब ये पता नहीं कि ये अल्ट नोआ है या एक्चुअल नोआ है। लग रहा है कि ये अल्ट नोआ ही है। नोआ फिर स्ट्रेंजर मार्था को बोलता है कि जोनस और अल्ट मार्था अब अपनी किस्मत के रास्ते पर निकल पड़े हैं। द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। हम सारों का जन्म जोनस की वजह से ही हुआ है। वेट व्हाट? जोनस और अल्ट मार्था 2019 में वापस अपने घर आते हैं। धीरे धीरे ये दोनों समझ जाते हैं कि उनके बीच का कनेक्शन अटूट है। एंड देन दे डू इट। आई थिंक ये वही सीन है जो सीजन 1 से इनके सपनों में आ रहा है। इस सीन को याद रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। नाउ बैक टू 2053। एडम फिर मार्था को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें फाइनली ओरिजिन के बारे में बता ही देता हूं। तुम दोनों का मकसद यानी जोनस और अल्ट मार्था का मकसद कभी भी कयामत को रोकना नहीं था, बल्कि तुम दोनों से ही तो कयामत की शुरुआत होने वाली थी। ईवा ने अल्ट मार्था को इस सफर पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि वो जोनस के साथ मिलकर उसके बच्चे को जन्म दे सके। यह वन टाइम हुकअप ही काफी था इसके लिए। मानना पड़ेगा जोनस भाई, आपकी इफिशियंसी को मानना पड़ेगा। एडम फिर अल्ट मार्था के पेट पर हाथ रखकर बोलता है कि इन सब का ओरिजिन यहाँ है जो तेरे कोख में पल रहा है, अल्ट मार्था और जोनस का बेटा। फिर कैमरा ट्रांजिशन करके अल्टरनेट वर्ल्ड में खड़े उस अननोन बंदे पर जाता है, इंडिकेटिंग कि ये भाई साहब ही जोनस और अल्ट मार्था के बेटे हैं। एक ऐसी इन्फिनिट कड़ी जो दोनों दुनिया को आपस में जोड़ती है। मतलब इस हिसाब से फैमिली ट्री के सबसे टॉप पर जोनस और मार्था हैं। ये शॉकिंग तो है बट काफी प्रिडिक्टेबल था। ये सब तो ठीक है, बट स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है यार? प्लीज अब ऐसा कुछ मत बता देना कि एडम ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। होपफुली इसकी एंडिंग लेस प्रिडिक्टेबल एंड मोर माइंड ब्लोइंग हो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है 2020 से। क्लाउडिया अपनी बेटी रेजिना का अंतिम संस्कार करके वापस पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसकी मुलाकात अल्ट वर्ल्ड वाली क्लाउडिया से होती है। अल्ट क्लाउडिया से बताती है कि इस टाइम ट्रेवल वाले वॉर में 2 ग्रुप हैं, लाइट साइड एंड द डार्क साइड। अल्ट क्लाउडिया यहाँ जोनस के वर्ल्ड वाली क्लाउडिया को अपने टीम में यानी लाइट साइड में शामिल करवाने आई है। तो इस हिसाब से अल्ट मार्था यानी ईवा की टीम लाइट साइड पर है और जोनस यानी एडम की टीम डार्क साइड पर है। अल्ट क्लाउडिया इसे वो ट्राइकेट्रा वाली डायरी थमाकर बोलती है कि इसमें सब कुछ लिखा है कि तुझे क्या करना है। जोनस अपनी दुनिया को बचाने के चक्कर में लूप को ब्रेक करके दोनों दुनियाओं को तबाह करने जा रहा है। उसे हमें किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा और इस डायरी में लिखे प्लान के मुताबिक उसे नए रास्ते पर गाइड करना होगा। तो क्लाउडिया यहाँ पर जोनस के कहने पर आई थी, क्योंकि जोनस ने इसे बताया था कि अगर हम साइकिल में किसी भी एक चीज को बदलकर लूप को तोड़ दें तो साइकिल टूट जाएगी और कयामत टल जाएगी। ओके, अब ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। बट जोनस को ऐसा करने के लिए बूढ़ी क्लाउडिया ने कहा था। मतलब जोनस एक्चुअल में बूढ़ी क्लाउडिया का प्लान इस जवान क्लाउडिया को बता रहा है। एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक लूप। मतलब क्लाउडिया की ही बताई हुई इनपुट इंफॉर्मेशन सुपर इन्हांस होकर वापस क्लाउडिया को ही मिल गई। अल्ट क्लाउडिया इसे बताती है कि अगर दोनों दुनिया की सलामती चाहती हो तो इसे आगे जाकर भी बिल्कुल ऐसे ही प्लान के मुताबिक जोनस को उसके डिसाइडेड पाथ पर रखना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें कंटिन्यूसली रिपीट होती रहनी चाहिए। गुफाओं में मौजूद वो दरवाजा पहली बार 1986 में खुला था, जिसे 2019 में स्ट्रेंजर जोनस ने बंद कर दिया। बट 2020 में जोनस ने वो दरवाजा फिर से खोलकर एक इन्फिनिट पैसेज क्रिएट किया। जब भी वो दरवाजे का इस्तेमाल हुआ उसे यूज करने वाले ने पीछे डार्क मैटर के ट्रेसेस छोड़ दिए। इससे पहले कि वो डार्क मैटर के ट्रेसेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो दरवाजा फिर से ओपन हुआ। मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ डार्क मैटर। और इस तरह टनल में वो टाइम ट्रेवलिंग पैसेज वजूद में आया। सिंपल भाषा में गुफाओं के अंदर मौजूद उस टाइम ट्रेवलिंग पैसेज को बनने के लिए सारी चीजों का रिपीट होना जरूरी है। हेल्गा की भाषा में इट विल हैपन अगेन। क्लाउडिया को जोनस, नोआ और एलिजाबेथ को बार बार रिपीटेडली इन्फिनिट लूप में उनके रास्तों पर गाइड करना पड़ेगा। इतना बोलकर अल्ट क्लाउडिया वहां से अपनी टाइम मशीन लेकर चली जाती है। पीटर और एलिजाबेथ अपने डेली रूटीन पर लाशें चेक करने निकलते हैं।
बट फिर एलिजाबेथ अपना इरादा बदल देती है और पीटर को साइन लैंग्वेज में बताती है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक्सेप्ट कर ले। शार्लेट और फ्रांसिस्का अब मर चुके हैं। मैं बार बार झूठी उम्मीद लगाकर लाशों को देखकर तंग आ चुकी हूँ। इतना बोलकर एलिजाबेथ अकेली वापस अपने कैंप जाती है, जहां उसका सामना एक साइको से होता है। ये बंदा इनकी गाड़ी में बस खाना चुराने आया था, बट छोटी एलिजाबेथ को देखकर इसके विचार बदल जाते हैं और ये इसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां पर पीटर आ जाता है और हाथापाई में उस आदमी के हाथों मारा जाता है। फिर एलिजाबेथ एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस आदमी का सर कुचल देती है और गुफाओं में जाकर नोआ से मिलती है। 1987 कैथरीना उल्रिक को साइक वार्ड से भगाने का प्लान बनाती है। तो कैथरीना का प्लान यह है कि वो अपनी मम्मी का पीछा करके उससे एक्सेस कार्ड चुरा लेगी और इसकी मदद से उल्रिक को यहाँ से इजीली भगाकर ले जाएगी। काफी सिंपल प्लान है। अब क्या ही प्रॉब्लम आएंगे इसमें। छोटी शार्लेट टैनहाउस के पास जाकर उसे टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड डाउट्स पूछती है। टैनहाउस ये देखकर समझ जाता है कि शार्लेट अब मैच्योर्ड हो गई है। समय आ गया है कि मैं इसे उसके पेरेंट्स के बारे में सच्चाई बता ही दूं। टैनहाउस शार्लेट को एक फैमिली का फोटो दिखाकर बोलता है कि ये मेरे बेटे की फैमिली है जो एक रात कार एक्सीडेंट में मारे गए। बेटे और बहू की लाश तो मिल गई, बट मेरी पोती की लाश का कोई पता नहीं था। उसी रात 2 औरतें मुझसे मिलने आए और तुम्हें मेरी गोद में थमाकर चले गए। एक ही रात में टैनहाउस का सब कुछ छिन गया, बट शार्लेट के रूप में उसे जीने की वजह भी मिल गई। तो टैनहाउस को यह नहीं पता कि शार्लेट के माँ बाप कौन हैं, बट हमें यह पता चल गया कि ये इसे कब और कैसे मिली। शार्लेट फिर परेशान होकर बस स्टॉप पर बैठ जाती है कि तभी इसकी मुलाकात टीनेज पीटर से होती है, जो विंडन में पहली बार अपने पापा हेल्गा को मिलने आया है। पीटर को अभी तक ये नहीं पता था कि विंडन में इसका कोई पापा भी है। इसे भी ये न्यूज़ हाल ही में उसकी माँ ने मरने से पहले दी है। कुछ भी बोलो यार, डार्क के कास्टिंग डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। क्या एक्यूरेट कास्टिंग की है यार। कैथरीना प्लान के मुताबिक अपनी माँ का पीछा करते हुए जंगल जाती है और मौका देखकर इसे चाकू दिखाकर इससे एक्सेस कार्ड मांगती है। फिर इन दोनों के बीच हाथापाई के दौरान कैथरीना इसे मम्मी कहकर पुकारती है। हेलिन को पहले से कैथरीना को देखकर अजीब वाले फीलिंग्स आ रहे थे, बट अब इसे लगने लगा है कि कैथरीना एक डेविल है। फिर कैथरीना के सर से भूत उतारने के लिए हेलिन पत्थर से इसका सर फोड़ देती है और इसकी लाश को घसीटते हुए ले जाकर तालाब में डुबा देती है। इसी हाथापाई में कैथरीना ने हेलिन का वो सेंट क्रिस्टोफर वाला नेकलेस भी तोड़ दिया था, जो यहीं तालाब के किनारे गिर जाता है। ओके, तो ईगोन ने यह नेकलेस हैना को दिया था, हैना ने यह नेकलेस हेलिन को दे दिया। कैथरीना से हाथापाई के दौरान नेकलेस टूटकर तालाब के पास गिर गया, जो 2019 में मार्था और जोनस को मिला। इतना कौन सोचता है यार, हद है। हेलिन ने अडल्ट कैथरीना को तो मार दिया, बट इतना ही नहीं, घर जाकर वो छोटी कैथरीना को भी कूट देती है। मदर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे देना चाहिए इसको। 2053 एडम शार्लेट को अपने साइड शामिल होने का ऑफर देता है और इससे वादा करता है कि ईवा कभी नहीं जीत सकती। इनके पास अभी भी लूप को ब्रेक करने के जरिए हैं। फिर शार्लेट, एलिजाबेथ और फ्रांसिस्का एक दूसरे को गले लगाते हैं और शार्लेट एंड एलिजाबेथ रेडियो एक्टिव सूट्स पहनकर ब्लैक मैटर के अंदर जाते हैं। भाई एडम, कहाँ भेज रहे हो इन सबको। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अल्ट मार्था कैथरीना को फाइनल हक करके जोनस के साथ प्लांट की तरफ जाती है। जोनस के वर्ल्ड में अपोकलिप्स का मेन ट्रिगर पॉइंट था वो रेडियो एक्टिव बैरल्स, जो जोनस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज के दिन प्लांट में शिफ्ट होंगे। ये दोनों चोरी छुपे प्लांट जाकर आने वाली अपोकलिप्स को रोकना चाहते हैं। टूटे हुए फेंसेस से प्लांट के अंदर घुसते वक्त अल्ट मार्था के चेहरे पर खरोच आती है। ये देखकर जोनस भाई समझ जाते हैं कि वो अब भी अपना लूप फॉलो कर रहे हैं। मतलब ईवा ने उससे झूठ कहा था और फंसाकर फिर से अपने लूप को फॉलो करने भेज दिया। जोनस फिर गुस्से में वहां से निकलकर ईवा से मिलने जाता है। अरे भाई, अंदर जाकर अपोकलिप्स को रोक यार। व्हाट इफ तेरा ये गुस्से में आकर ईवा को मिलने वाला डिसीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लूप। एनीवेज, जोनस अल्ट मार्था को भी अपने साथ लेकर ईवा की लोकेशन पर जाता है और उसे बोलता है कि आगे चलकर तेरा ये फ्यूचर होने वाला है। फिर वहां पर ईवा आ जाती है। जोनस गुस्से में से बोलता है कि बहुत हो गया तेरा 2 दुनिया को बचाने वाला झूठा प्लान, मुझे अब वापस मेरी दुनिया में जाना है। जिसके जवाब में ईवा इसे बताती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे भाई, तुम्हारा सफर तो इधर ही खत्म होता है। फिर वहां पर बचे हुए 2 मार्था भी आ जाते हैं, एक स्ट्रेंजर यानी अडल्ट मार्था और एक वो मार्था जो जोनस को इस दुनिया में लेकर आई थी। पता नहीं इसके चेहरे पर ये दूसरा वाला घाव कब पड़ गया। फिर ये दूसरी अल्ट मार्था बंदूक निकालकर जोनस को गोली मार देती है और जोनस अपने फैमिली ट्री के ऊपर गिरकर अपनी आखिरी सांसें लेता है। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अरे भाई, ये क्या हो गया। लास्ट एपिसोड को थोड़ा प्रिडिक्टेबल क्या बोल दिया, मतलब इतना बड़ा शॉक दोगे क्या आप। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है 1888 से। स्ट्रेंजर जोनस को एपोक्लिप्स के दिन वाला सपना आता है। इसके सपने में हम देखते हैं कि मार्था के मरने के बाद जोनस भागकर अपने बेसमेंट में चला गया था।
तो इस वाले वर्जन में अल्ट मार्था जोनस से मिलने नहीं आई थी, एक इंडिकेशन कि क्यों स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंजर जोनस नींद से जागकर मार्था का लिखा वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा है कि इसे हार नहीं माननी चाहिए। जोनस आगे चल के मार्था को जरूर बचा लेगा, एक तरीके का मोरल सपोर्ट, ताकि स्ट्रेंजर जोनस अपने लूप में बंधा रहे। स्ट्रेंजर जोनस फिर उस लेटर को जलाकर अपने टेबल पर रख देता है। 2020 क्लाउडिया पावर प्लांट के नक्शे की मदद से अंदर जाकर गॉड पार्टिकल को ढूंढ लेती है, बट इससे पहले कि क्लाउडिया इसे हाथ लगाए कोई पीछे से इसे आवाज देकर रोक लेता है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि टीनेज जोनस की होती है। जोनस इसे बताता है कि एपोक्लिप्स के बाद गुफाओं में मौजूद वो टाइम ट्रैवलिंग वाला पैसेज बर्बाद हो गया है। जोनस का प्लान इस गॉड पार्टिकल को स्टेबल करके उसके थ्रू टाइम में पीछे जाकर सबको बचाने का है। क्लाउडिया जोनस को बोलती है कि उसके पास वो टाइम मशीन तो है बट अब वो किसी काम की नहीं है। यहाँ क्लाउडिया इससे ये भी वादा करती है कि वो सबको बचाने में जोनस की मदद कर सकती है, बट जोनस अब इस पर भरोसा करने से थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि क्लाउडिया के फ्यूचर वर्जन यानी बूढ़ी क्लाउडिया को अपोक्लिप्स के बारे में सब कुछ पता था। मतलब वो ये भी जानती थी कि इसमें मार्था मारी जाएगी, बट उसने ये बात जोनस से छुपा के रखी। जोनस को लगता है कि बाकी सब की तरह ही क्लाउडिया भी इसे बस अपने मकसद के लिए यूज करना चाहती है, बट क्या कर सकते हैं, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ओके, नाउ बिगेस्ट बर्निंग क्वेश्चन, जोनस जिंदा कैसे है? अगर मार्था के मरने के बाद जोनस टाइम ट्रैवल करके अल्टरनेट वर्ल्ड में गया और वहां अल्ट मार्था के हाथों मारा गया, तो ये क्लाउडिया के साथ बात करने वाला जोनस कौन सा है? वेल, ये वो जोनस है जो कभी अल्ट वर्ल्ड में नहीं गया और ना ही कभी अल्ट मार्था से मिला था। वो जोनस जो मार्था के मरने के बाद अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुपा था, वही जोनस जो आगे चल के स्ट्रेंजर जोनस बना। समझेगा, डोंट वरी, आगे सब समझ आएगा। 2052 अल्टरनेट वर्ल्ड। स्ट्रेंजर मार्था फ्यूचर वाली अल्ट मार्था को बताती है कि उसने जोनस को मारकर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। फिर ईवा वहां पर आकर अल्ट मार्था से वो लेटर लिखवाती है जो आगे चलकर नोवा स्ट्रेंजर जोनस को देगा ताकि वो उसके लूप पर बंधा रहे। तो ये लेटर जोनस की मार्था ने नहीं बल्कि अल्ट मार्था ने लिखा था। ओके, लेटर का ओरिजिन तो पता चल गया, अब जोनस के जिंदा होने वाली पहेली भी सॉल्व कर लेते हैं। ईवा अल्ट मार्था के सामने इन्फिनिटी लूप का सिंबल ड्रॉ करके बोलती है कि ये टाइम लूप है। इस लूप के बीच में एक स्विच पॉइंट आता है जहां टाइम में दो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट होते हैं, दो पैरेलल रियलिटीज। इनके टाइम लूप में वो स्विच पॉइंट मार्था की डेथ है। इसी मोमेंट से टाइम में दो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट होते हैं। एक रियलिटी जिसमें मार्था के मरने के बाद अल्ट मार्था जाकर जोनस से मिली और उसे अपने साथ अल्टरनेट वर्ल्ड में ले गई जहां आगे चलकर जोनस मारा गया। दूसरी रियलिटी जिसमें मार्था के मरने के बाद अल्ट मार्था जोनस से नहीं मिली और जोनस आगे चल के बड़ा हुआ और स्ट्रेंजर जोनस और उसके बाद एडम बना। दो अलग अलग ओवरलैपिंग रियलिटीज, एक में जोनस मरता है और एक में एडम बनता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो रियलिटीज अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही लूप का पार्ट हैं। इसीलिए जोनस मर भी गया और जिंदा भी है और इसीलिए स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद नहीं है क्योंकि वो टोटली डिफरेंट रियलिटी से बिलोंग करता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, सिंपल भाषा में एक ऑब्जेक्ट पर होने वाले एक्शंस का इफेक्ट उसके साथ कनेक्टेड दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी होता है। इस केस में ये दो ऑब्जेक्ट्स दो अलग अलग रियलिटीज हैं, मतलब ये दोनों रियलिटीज भी सेम टाइम लूप का पार्ट हैं। दोनों दुनिया में होने वाली दूसरी घटनाओं की तरह ही इस इवेंट का रिपीट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, which means this is also part of the loop. Everything is connected. I hope इधर आपके जोनस की मौत को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ईवा अपनी टीम को बताती है कि एडम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो ओरिजिन का जन्म होने से नहीं रोक सकता। इसके अल्टरनेट वर्ल्ड वाली टीम में शामिल हैं दो मार्था, दो नोआ, क्लाउडिया, ईगॉन और अडल्ट बारतोश। फाइनली कंफर्म हो गया कि ये बंदा बारतोश है। I mean, अगर इतनी एक्यूरेट कास्टिंग करोगे तो फैंस तो भांप लेंगे ही ना। ईवा फिर अपनी टाइम मशीन चालू करके सबको उनके डिसाइडेड पाथ्स पर भेज देती है। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अल्टरनेट रियलिटी वाले जोनस के मरने के बाद येलो जैकेट वाली अल्ट मार्था वापस अपने घर जाकर मैग्नस को आने वाले अपोक्लिप्स के बारे में बताती है, बट मैग्नस को लगता है कि मार्था शायद पगला गई है। अलेक्जेंडर फिर बारतोश को अपनी सच्ची आइडेंटिटी बताता है कि वह अलेक्जेंडर टीडमैन नहीं बल्कि बोरिस नीवॉल्ड है जो एक हादसे के बाद अपना नाम बदलकर विंडन में आया था। अलेक्जेंडर बारतोस से वादा करता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं। फिर अलेक्जेंडर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ठिकाने लगाने प्लांट चला जाता है। शार्लेट उल्रिक के घर जाकर उसे उन कॉइन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाती है, एक कॉइन जो उसे बंकर में मिला था और दूसरा जो हेल्गा के पास था।
रिपोर्ट के हिसाब से दोनों कॉइन्स एक ही हैं, मानो जैसे उस कॉइन ने टाइम ट्रैवल किया हो। ये सुनते ही उल्रिक को फाइनली क्लिक होता है कि जो लाश उन्हें बंकर से मिली है वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई मैड्स है। फिर बिल्कुल जोनस के वर्ल्ड वाले उल्रिक की तरह ही ये अल्ट उल्रिक भी हेल्गा का पीछा करते हुए उन गुफाओं के अंदर जाता है। बस इवेंट्स अलग है बट बाकी सीन एकदम सेम है। अल्ट मार्था हेयर कट करवाकर अपना ब्लैक जैकेट वाला रूप ले लेती है, मतलब ये भी अब अपने टाइम लूप पर निकल पड़ी है। अल्ट मार्था फिर कैथरीना को गुड बाय बोलकर बार्थोस से मिलने जाती है, ये सोचकर कि शायद वो इसकी मदद से अलेक्जेंडर को रेडियो एक्टिव बैरल्स ओपन करने से रोक ले, जिसकी वजह से अपोकलिप्स आएगी। बार्थोस अलेक्जेंडर को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो फोन नहीं उठाता। फिर ये दोनों साइकिल पर डबल सीट बैठकर दुनिया को बचाने निकलते हैं। इधर दुनिया खत्म होने वाली है और ये भाई साहब को एज रिस्ट्रिक्शन के रूल फॉलो करने हैं। अरे भाई गाड़ी ले लेता, बाद में जाकर चालान कटा लेते। अल्ट मैग्नस और फ्रांसिस्का तालाब के किनारे बैठकर अल्ट मार्था की अपोकलिप्स वाली स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ जोनस के वर्ल्ड वाले ओल्ड मैग्नस एंड फ्रांसिस्का बार्थोस और मार्था का रास्ता रोकते हैं। ये दोनों अल्ट मार्था को समझाते हैं कि हम एडम के साथ मिलकर सब कुछ बदल सकते हैं, बट उसके लिए मार्था को इनके साथ जाना पड़ेगा और इनके कहने के मुताबिक अल्टरनेट रियलिटी में जाकर वहां से जोनस को इसके अल्टरनेट वर्ल्ड में लाना पड़ेगा। मतलब ये लोग सिंपली अल्ट मार्था को उसका लूप फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। अल्ट मार्था फिर बार्थोस को वहीं छोड़कर इनके साथ एडम से मिलने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईवा ने आखिर अपने ग्रुप मेंबर्स को कहां और कब भेजा। स्ट्रेंजर मार्था उस लेटर को लेकर 1888 में जाती है और स्ट्रेंजर जोनस के जले हुए लेटर के पास रख देती है। नोआ एलिजाबेथ को लेकर बंकर में जाता है। क्लाउडिया 2020 में जाकर जोनस की वर्ल्ड वाली क्लाउडिया से मिलती है। ये वही सीन है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अडल्ट बार्थोस 2019 में जाकर टीनेज बार्थोस से मिलता है, तो ईगोन जाकर हैना से मिलता है। देखकर लग रहा है कि हैना इज हैविंग अ मिसकैरेज। इसी दौरान हमारा डेडली ट्रायो भी अपने अलग मिशन पर निकला होता है। बर्न से जब्त किए हुए उन मास्टर कीज की मदद से ये लोग दोनों वर्ल्ड्स के पावर प्लांट में घुस जाते हैं। अडल्ट आदमी जाता है जोनस के वर्ल्ड में और बूढ़ा एंड बच्चा जाते हैं अल्टरनेट वर्ल्ड में। ये फिर प्लांट के अंदर घुसकर उसके कुछ सेटिंग्स चेंज करते हैं। देखकर लगता है कि ये सारे मिलकर किसी एक्सीडेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज कंफर्म हो जाती है, दोनों वर्ल्ड्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस, जिसकी हिंट हमें एपिसोड 1 से मिल रही है। मतलब ये अल्टरनेट वर्ल्ड जोनस के वर्ल्ड का मिरर इमेज है। इसका सबसे बड़ा हिंट था एपिसोड 1 में, जब अल्ट मार्था जोनस से पहली बार मिली थी। जोनस की दुनिया में उसके चेहरे का घाव राइट साइड पर था, बट जैसे ही ये लोग अल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं अल्ट मार्था का घाव शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड पर चला जाता है। ये कोई कंटिन्यूटी एरर नहीं है बल्कि क्लेवर डायरेक्शन है और यहाँ के डेट्स भी रिवर्स में है। सो या मिरर वर्ल्ड। ये रहे कुछ और प्रूफ्स। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ पहले ही भांप ली होगी, क्योंकि अल्टरनेट वर्ल्ड में सबके चेहरे थोड़े अजीब से दिखते हैं। जोनस, मार्था और बार्थोस के चेहरे एकदम सिमेट्रिक हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आता है एसिमेट्रिक चेहरों में। फॉर एग्जाम्पल शार्लेट। देख के ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में साइरेंस बजने लगते हैं कि वेट, कुछ तो गड़बड़ है इसके चेहरे में। अब ठीक है ना। एनीवेज 2053 एडम सिल्जा की मदद से अल्ट मार्था को कैद कर देता है। अल्ट मार्था समझ जाती है कि एडम ने उसे बस अपने मतलब के लिए यूज किया, उसे कोई दुनिया वगैरह को बचाने का कुछ नहीं पड़ा। और इसका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि एडम को लगता है कि बेटर यही है कि दोनों वर्ल्ड में एपोक्लिप्स आकर सब कुछ खत्म हो जाए। थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया ये बुढ़ाऊ। फिर थोड़ी देर बाद सिल्जा अल्ट मार्था के कपड़े चेंज करवाकर उसे एडम से मिलवाने ले जाती है। आउटफिट देखकर लग रहा है शायद एडम इसकी बलि चढ़ाने वाला है। तो एडम का प्लान होता है कि दोनों वर्ल्ड के एपोक्लिप्स की एनर्जी को यूज करके अल्ट मार्था और उसके होने वाले बेटे को मार देना, ताकि इसका निशान दोनों दुनियाओं से खत्म हो जाए। एडम फिर अल्ट मार्था को ले जाकर डार्क मैटर के नीचे बांध देता है और अपनी मशीन को चालू करता है। 2019 अल्टरनेट वर्ल्ड। अलेक्जेंडर शार्लेट को प्लांट में बुलाकर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ओपन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने जोनस की दुनिया में किया था। और इसी के साथ अल्टरनेट वर्ल्ड में अपोक्लिप्स की शुरुआत होती है। बैक टू 2053 एडम अपनी मशीन की मदद से दोनों वर्ल्ड की अपोक्लिप्स की एनर्जी पॉइंट करके अल्ट मार्था के ऊपर डाल देता है और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 वैसे तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसकी एडिटिंग में टाइम जंप्स डाल के मुझे लगा इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इस एपिसोड में हम बेसिकली सारे कैरेक्टर्स का प्रोग्रेस देखते हैं। ये इन्फिनिटली रिपीटिंग टाइम साइकिल कब और कैसे शुरू हुई और कब खत्म होकर फिर से रीस्टार्ट हो गई। ये एपिसोड स्टोरी साइकिल के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के साइकिल्स यानी उनके लूप्स को भी कवर करता है। मैं इसे एकदम और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा।
ताकि आप अपने सोचने की सारी ताकत फिनाले के लिए बचा के रखें। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है मिडिल एज HG टैनहाउस से, जो देखकर लग रहा है कि मल्टीपल अल्टरनेट रियलिटीज पर लेक्चर दे रहा है। टैनहाउस श्रोडिंगर्स कैट वाले एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें मल्टीपल ओवरलैपिंग रियलिटीज के बारे में समझाता है कि कैसे सेम लूप में जोनस जिंदा भी है और मर भी गया। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से जोनस के 2 अलग अलग रियलिटीज हैं, उसी तरह अल्ट मार्था के भी 2 अलग अलग रियलिटीज हैं। एक रियलिटी में मार्था जोनस को अपने साथ ले गई, तो दूसरी रियलिटी में इससे पहले कि मार्था जोनस के घर के अंदर जाए, बार्तोश आकर उसे वहां से लेकर जाता है। मतलब ईवा ने उस टाइम लूप में मौजूद स्विच पॉइंट की मदद से जोनस और मार्था दोनों के 2 अलग अलग ओवरलैपिंग वर्जन्स बनाए। इस बात को भी याद रखना क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे 2 जोनस वैसे ही 2 अल्ट मार्था। बार्तोश फिर इस अल्ट मार्था के अल्टरनेटिव रियलिटी वाले वर्जन को लेकर ईवा के पास जाता है। यहाँ ईवा चाकू से इसके चेहरे पर घाव करके उसे आइकॉनिक निशान देती है, एक यादगार कि उसे अपने टाइम लूप को फॉलो करते रहना चाहिए। तो लास्ट एपिसोड में मैं सोच रहा था कि जिस मार्था ने जोनस को गोली मारी थी उसके चेहरे पे वो दूसरा घाव कब आया। जिस मार्था ने जोनस को मारा था वो ये अल्टरनेट रियलिटी वाली अल्ट मार्था है। फिर ये अल्टरनेटिव रियलिटी वाली मार्था ईवा के कहने के मुताबिक जाकर जोनस को मार देती है और फिर इनका इन्फिनिट टाइम लूप कंटिन्यू होता है। 2021। यस, इस वाले एपिसोड में सारे टाइमलाइंस ऑड हैं, इन बिटवीन द टाइम। जोनस और क्लाउडिया गॉड पार्टिकल को स्टेबल करने में लगे हैं, बट फिर जोनस हार मानकर अपने घर जाता है और अपने पापा की तरह सुसाइड करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर यहाँ पर छोटा नोआ आकर इसे समझाता है कि जोनस चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी जान नहीं ले सकता क्योंकि इसका फ्यूचर वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, टाइम उसे बार बार मरने से बचाता रहेगा। फिर जोनस और नोआ मिलकर क्लाउडिया के पास जाते हैं और 2040 तक उसी गॉड पार्टिकल को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि जोनस, नोआ और क्लाउडिया बड़े कब हुए, तो उसका आंसर ये है, यहाँ फ्यूचर में उस गॉड पार्टिकल को स्टेबल करते करते। नोआ और एलिजाबेथ अभी तक एक दूसरे के साथ हैं और उन्हें शार्लेट नाम की एक बेटी होती है। एक रात अडल्ट शार्लेट और फ्यूचर वाली एलिजाबेथ, जिन्हें एडम ने 2053 से भेजा है, नोआ के घर जाकर छोटी शार्लेट को किडनैप कर लेते हैं। मतलब एलिजाबेथ की बेटी को एलिजाबेथ ने ही किडनैप कर लिया। ये दोनों फिर छोटी शार्लेट को लेकर HG टैनहाउस के पास जाएंगे, जहां वो बड़ी होकर पुलिस चीफ बनेगी। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग मस्ट रिपीट इटसेल्फ। नोआ अपनी बेटी के गायब होने पर गुस्से में पगला जाता है। उसे लगता है कि इसके पीछे जोनस या क्लाउडिया का हाथ है। नोआ एलिजाबेथ से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर उनकी बेटी का पता लगाएगा और उसे वापस घर लेकर आएगा। नोआ फिर वो ट्राइकेट्रा वाली बुक उठाकर वहां से चला जाता है, इंडिकेटिंग कि सीजन 1 वाले नोआ का जन्म कैसे हुआ। ये भाई को तो बस अपनी बेटी चाहिए थी यार। बहुत लोग पूछ रहे थे कि उन्हें ट्राइकेट्रा वाली बुक का ओरिजिन नहीं समझा। इसका ओरिजिन अल्टरनेट वर्ल्ड में हुआ था। ये डायरी ओरिजिनली जोनस और मार्था के बेटे यानी उस अननोन बंदे ने लिखी थी। फिर ये डायरी अल्ट क्लाउडिया ने क्लाउडिया को दे दी और बाद में इसे नोआ ने ले लिया। बट ये डायरी नोआ को देने से पहले क्लाउडिया ने उसके कुछ पेजेस फाड़ दिए थे, वही मिसिंग पेजेस जिनकी तलाश पिछले सीजन्स में नोआ कर रहा था। ओके, अब बात करते हैं क्लाउडिया की। सारा गेम प्लान तो इसी का होता है। इसी ने जानबूझकर उस गॉड पार्टिकल वाली टाइम मशीन को डिले किया ताकि जोनस और नोआ उनके टाइम लूप में रहकर फ्यूचर में इसके साथ बड़े हों। क्लाउडिया ऐसा कर रही है क्योंकि उसे अपनी बेटी रेजिना को बचाना है। सबका अपना पर्सनल मोटिव है और यही पर्सनल मोटिव और पर्सनल लॉस आगे चल के डार्क की स्टोरी का मेन प्लॉट पॉइंट बनेंगे। क्लाउडिया बीच बीच में गायब होकर चुपके से अल्ट क्लाउडिया से मिलती है, उससे प्लान्स के अपडेट लेने। बट धीरे धीरे क्लाउडिया का ईवा से भरोसा उठने लगता है। एक रात अल्ट क्लाउडिया से मीटिंग के दौरान रियल क्लाउडिया उसे मार देती है। मतलब क्लाउडिया अब यहाँ रहकर जोनस पर भी नजर रख सकती है और अल्टरनेट वर्ल्ड में जाकर ईवा पर भी नजर रख सकती है, क्योंकि ईवा को लगेगा ये तो अपनी अल्ट क्लाउडिया है। उसे नहीं पता कि उनकी क्लाउडिया मर चुकी है। और यहाँ से शुरुआत होती है क्लाउडिया के मास्टर प्लान की, जिसके बारे में ना तो एडम कुछ जानता है और ना ही ईवा। क्लाउडिया फिर अल्ट क्लाउडिया की टाइम मशीन यूज करके ईवा से मिलती है। ईवा इसे ओरिजिनल सूटकेस वाली टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स थमाकर बोलती है कि ये जाकर टैनहाउस को देना। एवरीथिंग हैज टू हैपन अगेन। तो उस ओरिजिनल टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स भी अल्टरनेट वर्ल्ड से ही आए हैं। इंटरेस्टिंग। गॉड पार्टिकल फाइनली स्टेबलाइज होता है, बट क्लाउडिया अडल्ट जोनस को बोलती है कि अब भी उसे अपने टाइम लूप को फॉलो करना पड़ेगा। फिर अडल्ट जोनस अपनी सूटकेस वाली टाइम मशीन उठाकर 2019 में जाता है, वही सीजन 1 वाला सीन। ये अब जाकर यंग जोनस को उसका रास्ता दिखाएगा और टैनहाउस से मिलकर अपनी टाइम मशीन फिक्स करवाएगा। तो ये हो गया अडल्ट यानी स्ट्रेंजर जोनस का लूप कंप्लीट।
1890 अडल्ट जोनस लगातार टाइम मशीन को बनाने में लगा है। बार्थोस समझ जाता है कि ये लोग अब कहीं नहीं जाने वाले, आने वाले सालों में ये भी जोनस के साथ यहीं अटके रहेंगे। फिर बार्थोस की मुलाकात सिल्जा से होती है, जिसे एडम ने 2053 से यहाँ भेजा था। आगे चलकर बार्थोस और सिल्जा एक साथ आते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। उन बच्चों के नाम है हानो और एग्नेस। फाइनली इनका ओरिजिन भी पता चल गया। एग्नेस को जन्म देते दौरान सिल्जा की डेथ होती है और बार्थोस कांस्टेंट डिप्रेशन में चला जाता है। आगे चल के इसी का बेटा हानो यानी नोआ एडम के कहने पर इसे मार देगा और ये हो गया बार्थोस के लूप का दुखद अंत। अडल्ट जोनस अब धीरे धीरे एडम में बदलने लगा है। सालों की टाइम ट्रैवलिंग और लगातार रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बीच रहने की वजह से रेडिएशन से इसकी स्किन झुलस जाती है। फिर हैना अपनी बेटी को लेकर जोनस से मिलने आती है। हैना और ईगॉन की इस बेटी का नाम है, यू गेस्ड इट, सिल्जा। हैना को यहाँ ईवा ने भेजा है। जोनस समझ जाता है कि हैना और सिल्जा दोनों गलत टाइम और गलत जगह पर हैं। फिर अपने प्लान को बरकरार रखने जोनस हैना को मार देता है और छोटी सिल्जा को अपने साथ लेकर चला जाता है। और इसी के साथ हैना और सिल्जा का लूप भी कंप्लीट हो गया। नोवा टाइम ट्रैवल करके 1920 में जाता है और अपने छोटे वर्जन से मिलकर लूप कंटिन्यू करता है। फिर नोवा एडम से मिलकर शार्लेट के बारे में पूछता है। यहाँ एडम इसे पट्टी पढ़ाता है कि शार्लेट के गुमशुदा होने के पीछे क्लाउडिया का हाथ है। अगर शार्लेट चाहिए तो इसे क्लाउडिया को ढूंढकर नोटबुक के वो मिसिंग पेजेस ढूंढने पड़ेंगे। नोवा फिर एडम के सिगमुंडस ग्रुप को ज्वाइन करता है। हेल्गे के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है और मिसिंग पेजेस मिलने के बाद एग्नेस के हाथों मारा जाता है। और यहाँ नोवा का लूप भी कंप्लीट हो गया। लग रहा है यहाँ पर किसी का हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। ओके, नाउ बैक टू 2053। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एडम ने अल्ट मार्था और उसके बच्चे को मारकर दोनों दुनिया से ओरिजिन का खात्मा कर दिया। बट एडम नहीं जानता था कि जिस मार्था को इसने मारा है वो अल्टरनेट रियलिटी वाली मार्था है। दूसरी मार्था और उसका बच्चा अभी भी अल्टरनेट वर्ल्ड में ईवा के साथ सुरक्षित हैं। अपने फाइनल फेड एक्सपेरिमेंट को देखकर एडम हैरान होता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक लोग इसका काट रहे हैं। फिर वहां पर बूढ़ी क्लाउडिया आकर इसे बताती है कि वो जानती है कि असली ओरिजिन कहाँ है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। इसी एपिसोड में हमने एक और नई चीज देखी थी। एच.जी. टैनहाउस अपने बेटे और उसकी फैमिली को वापस लाने के लिए बंकर में अपनी पर्सनल टाइम मशीन बना रहा होता है। पर इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट एपिसोड वाले रिकैप में बात करेंगे। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हुई थी, मतलब माइकल के सुसाइड वाले सीन से। द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, इस लाइन को फोरशैडो करने के लिए। ओके, बैक टू द फ्यूचर। एडम अपने सामने बूढ़ी क्लाउडिया को देखकर हैरान है। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इसे नोआ के हाथों मरवा दिया था और क्लाउडिया का यहाँ आना लूप का हिस्सा भी नहीं है, तो ये जिंदा कैसे है और मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं? क्लाउडिया फिर से समझाती है कि कैसे उसने एडम और ईवा के नाक के नीचे अपना मास्टर प्लान बनाया, जिसके बारे में इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है। क्लाउडिया इसे बताती है कि अपनी सालों की रिसर्च के बाद इसने फाइनली ओरिजिन वर्ल्ड का पता लगा लिया है। ये ओरिजिन कोई ह्यूमन या ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है। थर्ड रियलिटी, द ओरिजिन वर्ल्ड, जहां से इस सब की शुरुआत हुई। क्लाउडिया का मानना है कि एडम और ईवा की दुनिया उस ओरिजिन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। पहले से लगता था कि ये लूप बस 2 ही वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है, बट बाद में ये समझ गई कि ये इन्फिनिटी लूप नहीं बल्कि एक ट्राइकेट्रा है। फाइनली ये सवाल मेरे दिमाग में सीजन 3 के शुरुआत से खटक रहा था कि जब 3 नंबर इस शो के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ वर्ल्ड 2 क्यों हैं? ट्राइकेट्रा, 3 साइकिल्स, 3 सीजन्स, 33 ईयर्स, तो वर्ल्ड भी तो 3 होने चाहिए ना। इसका हिंट हमें पिछले एपिसोड की शुरुआत में भी मिला था। जब टैनहाउस अल्टरनेट रियलिटी पर लेक्चर दे रहा था तब शुरू में स्क्रीन पर 3 बॉक्सेस आए थे, 3 इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स। क्लाउडिया का मानना है कि इस सब की शुरुआत ओरिजिन वर्ल्ड से हुई थी, जहां टैनहाउस ने अपने बेटे और उसकी फैमिली को बचाने के चक्कर में टाइम मशीन बनाई, बट उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उल्टे रिएक्शन से 2 अलग अलग वर्ल्ड्स क्रिएट हुए, एक एडम का वर्ल्ड और एक ईवा का वर्ल्ड। क्लाउडिया ये भी समझ जाते हैं कि वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इन दोनों वर्ल्ड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो पहले से होता आया है। अगर कुछ चेंज करना है तो इन्हें वो चेंज ओरिजिन वर्ल्ड में जाके करना पड़ेगा। एडम और ईवा के पर्सनल मोटिव्स ने इन दोनों दुनियाओं को कभी ना खत्म होने वाले सफरिंग के लूप में बांध दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ किसी का हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। ये सारे अपनी अजीब और दर्द भरी जिंदगी कॉन्स्टेंटली जीते रहेंगे।
क्लाउडिया फिर एडम को टाइम लूप में मौजूद उस स्विच पॉइंट के बारे में बताती है, जिसके बारे में एडम को तो कुछ पता नहीं, बट ईवा इसकी मदद से चीटिंग कर रही है। एपोकलिप्स के दौरान फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टाइम रुक सा जाता है और इनके साइकिल में एक लूप होल क्रिएट होता है। मतलब वो स्विच पॉइंट जिसके इस्तेमाल से ईवा ने जोनस और अल्ट मार्था के दो वर्जन्स बनाए। एडम चाहे कितनी ही बार अल्ट मार्था और उसके बच्चे को मार दे, ईवा हमेशा उस लूप होल की मदद से अपने बच्चे को बचाती रहेगी। तो क्लाउडिया ने इस लूप होल की मदद से अपना भी एक अल्टरनेट रियलिटी वर्जन बनाया। एक वर्जन को नोआ ने मार दिया और दूसरा वर्जन यहाँ एडम के सामने खड़ा है। तो इसीलिए क्लाउडिया जिंदा भी है और मर भी गई, बिल्कुल जोनस और अल्ट मार्था की तरह। वो सब तो ठीक है, बट क्लाउडिया को ये सब कैसे पता? ये ओरिजिन वर्ल्ड, स्विच पॉइंट इन द टाइम लूप, ये सब इसे किसने बताया? द आंसर इज क्लाउडिया ने ये सब खुद अपनी रिसर्च करके पता लगाया। पहले बात करते हैं उस लूप होल यानी स्विच पॉइंट के बारे में। एपोकलिप्स के बाद जब क्लाउडिया पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने नोट्स रिकॉर्ड कर रही थी, तब हम इसके बैकग्राउंड में रेडियो न्यूज सुन सकते हैं कि साइंटिस्ट का मानना है कि विंडन में हुए उस हादसे के दौरान धरती फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक गई थी। क्लाउडिया ने इस बात को ध्यान में रखा और भूलना मत कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की हेड हुआ करती थी। इसे ऑलरेडी डार्क मैटर, टाइम ट्रैवल और क्वांटम फिजिक्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। बस अपना नॉलेज यूज करके और अल्टरनेट क्लाउडिया बनकर ईवा पर नजर रखे इसने स्विच पॉइंट का पता लगा लिया। ओके, स्विच पॉइंट तो क्लियर हो गया, बट ओरिजिन वर्ल्ड, इसका तो कोई सबूत भी नहीं है इसके पास, और ना ही हमने पिछले 2 सीजन में कोई ऐसी चीज देखी है जो किसी थर्ड वर्ल्ड का हिंट दे। वेल, टेक्निकली एक ऐसी चीज या पर्सन है जो इस सारी इक्वेशन में कुछ फिट नहीं बैठ रहा। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग इस अजीबोगरीब लूप का हिस्सा हैं, ऑलमोस्ट उन सारों ने टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल किया है, एक्सेप्ट H.G. टैनहाउस। टैनहाउस एक अकेला ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसने अपनी जिंदगी इस लूप में लीनियरली गुजारी है, बिना किसी वियर्ड फैमिली कनेक्शन के साथ। देखा जाए तो इस सारी स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट तो टैनहाउस ही है। उसी ने वो टाइम मशीन बनाई थी और इसी के दादा परदादा ने सिगमुंडस ग्रुप की इनिशियली शुरुआत भी की थी। सारी टैनहाउस फैमिली पहले से टाइम ट्रैवलिंग को लेकर पागल है और H.G. टैनहाउस के पास टाइम ट्रैवलिंग का प्रूफ होने के बावजूद भी इसने अपनी सारी जिंदगी बस घड़ियां और दूसरों के लिए टाइम मशीन बनाने में निकाल दी। समथिंग इज नॉट राइट हियर। क्लाउडी को भी यह बात थोड़ी खटकती है, गड़बड़ टैनहाउस में है। क्लाउडिया इसके और शार्लेट वाले कनेक्शन के बारे में भी जानती है कि जिस रात टैनहाउस ने अपना सब कुछ खो दिया, उसी रात कोई शार्लेट को इसके पास छोड़ गया। टैनहाउस ने फिर अपनी सारी जिंदगी शार्लेट को बड़ा करने में लगा दी। याद है ना, मैंने कहा था कि डार्क का मेन प्लॉट पॉइंट है पर्सनल मोटिव एंड पर्सनल लॉस। एडम मार्था को खोने के बाद अपनी दुनिया की बैंड बजा देता है, तो ईवा अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी दुनिया की बैंड बजा देती है। ये दोनों ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं। क्लाउडिया भी ये सब अपनी बेटी रेजिना को बचाने के लिए कर रही है। उल्रिक, नोआ, कैथरीना, हैना, इन सब ने भी यही किया अपने पर्सनल मोटिव के लिए। यहाँ पर स्टेबल बस टैनहाउस है और इधर क्लाउडिया को क्लिक होता है कि व्हाट इफ एक ऐसी तीसरी दुनिया है जहां न जोनस है, न मार्था, और ना ही इनका अजीब सा फैमिली ट्री। एक ऐसी दुनिया जहां टैनहाउस ने अपने बेटे और फैमिली को खो दिया, बट उस रात कोई शार्लेट को लेकर उसके पास नहीं गया। मतलब टैनहाउस के पास टाइम मशीन बनाने का नॉलेज भी है और पर्सनल मोटिव भी। और यहाँ ओरिजिन वर्ल्ड का डाउट भी क्लियर हो गया। यार, असली हीरोइन तो ये है डार्क की। क्लाउडिया एडम को बताती है कि अब तक जो हुआ वो सब लूप का हिस्सा था, बट अब ये जो हो रहा है, मतलब क्लाउडिया और एडम के बीच का ये कन्वर्सेशन, ये टाइम में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और इधर फाइनली एडम को क्लाउडिया की बातों पर भरोसा होता है। एडम क्लाउडिया के कहने के मुताबिक उस स्विच पॉइंट को यूज करके जोनस से मिलता है। एडम यहाँ जोनस को अल्टरनेट वर्ल्ड और ओरिजिन वर्ल्ड का क्रैश कोर्स देता है और उसे बताता है कि अगर इन सारी चीजों को रोकना है और साइकिल को ब्रेक करना है, तो उसे और अल्ट मार्था को ओरिजिन वर्ल्ड में जाकर टैनहाउस को टाइम मशीन बनाने से रोकना पड़ेगा। एडम फिर जोनस को वो एप्पल वाली टाइम मशीन देकर वहां से चला जाता है। जोनस फिर जाकर अल्ट मार्था से मिलता है और इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि हम दोनों ही हैं वो ग्लिच इन द मैट्रिक्स जिसने सारे टाइम लूप की बजा कर रखी है। ये दोनों फिर गुफाओं के पासेज और टाइम मशीन को यूज करके ओरिजिन वर्ल्ड को ढूंढने निकलते हैं। एडम जाकर ईवा से मिलता है और उसे दिलासा देता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओरिजिन वर्ल्ड, टैनहाउस और उसके बेटे मारिक के बीच बहस चली है। मारिक का मानना है कि टैनहाउस ने कभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया और ये हमेशा अपने किताबों और टाइम ट्रेवलिंग थ्योरीज में घुसे रहते थे। ये बोलकर मारिक गुस्से में अपना बोझा बिस्तर बांधकर फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। देखकर लग रहा है कि ये वही रात है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह बाय द वे,
ओरिजिन वर्ल्ड को दिखाने डार्क के क्रिएटर्स ने ये लेटर बॉक्स सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो का यूज किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्ट वर्ल्ड के क्रिएटर्स ने इसका इस्तेमाल सिमुलेशन वर्ल्ड को दिखाने के लिए किया था। फिर एक इमोशनल और ट्रिपी टाइम ट्रैवलिंग सीन के बाद जोनस और मार्था ओरिजिन वर्ल्ड में आते हैं और मारेक और उसकी फैमिली को ब्रिज क्रॉस करने से रोक लेते हैं। मारेक अपने घर वापस जाता है और साइकिल फाइनली ब्रेक होती है। ना मारेक ने कभी ब्रिज क्रॉस किया, ना इनका एक्सीडेंट हुआ और ना ही टैनोस ने कभी टाइम मशीन बनाई। धीरे धीरे जोनस और मार्था का वजूद मिटने लगता है और इसी के साथ इन दोनों के वर्ल्ड्स भी गायब होते हैं। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि रेजिना जिंदा है और कॉर्नवॉल के घर में रह रही है। वेल टेक्निकली ये ओरिजिन वर्ल्ड है, तो ये घर भी हमेशा से ओरिजिनली रेजिना का ही था। हैना, टॉर्बेन, कैथरीना, पीटर और बेनी रेजिना के घर बैठे डिनर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है और हैना इन सबको अपने अजीबोगरीब सपने के बारे में बताती है कि उसने दुनिया को खत्म होते देखा है और सरप्राइजिंगली इसके बाद उसे काफी रिलीफ फील हुआ। ये बेसिकली एडम और ईवा की कहानी है कि चलो फाइनली सब खत्म हो गया। डियर एडम एंड ईवा, वी आर गोइंग टू बी ओके, यू कैन रेस्ट नाउ। या सॉरी फॉर दैट। जो लोग टॉर्बन की आई इंजरी को लेकर परेशान हैं उनके लिए एक गुड न्यूज, नेटफ्लिक्स इसके ऊपर एक सेपरेट टीवी शो निकालने वाला है। जस्ट किडिंग, कट गया हम सबका। तो ओरिजिन वर्ल्ड में रेजिना क्लाउडिया और बर्न डॉपलर की बेटी है। ये बुड्ढे के इरादे तो मैं इस पैसे वाले सीन में ही समझ गया था। एनीवेज, हैना और टॉर्बन कपल है और यहाँ भी हैना प्रेग्नेंट है। देख के लग रहा है कि इस वाले वर्ल्ड में पीटर और बेनी ने फाइनली अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया है। बट कैथरीना सिंगल है क्योंकि इस दुनिया में उल्रिक का कभी जन्म नहीं हुआ। इनकी अपडेटेड फैमिली के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिमाग अब सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। फिर हैना को येलो जैकेट देखकर डेजा वू वाले फीलिंग्स आते हैं और वो डिसाइड करती है कि ये अपने होने वाले बच्चे का नाम जोनस रखेगी। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। वेट अ मिनट, एक आखिरी माइंड ब्लोइंग बात तो सुनकर जाओ। तो अगर अपने बेटे को बचाने के लिए टैनोस ने टाइम मशीन बनाई बट वो मशीन फेल हो गई और इसने एक्सीडेंटली 2 अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट किए जो आपस में एक इन्फिनिट लूप से कनेक्ट हो गए। फिर उस लूप को तोड़ने के लिए उन दोनों वर्ल्ड से जोनस और मार्था यहाँ आए और टैनहाउस के बेटे को बचा लिया। मतलब टेक्निकली टैनहाउस के इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट ने उसके बेटे को बचा लिया। तो टैनहाउस की टाइम मशीन फेलियर थी या सक्सेसफुल थी? इज द कैट डेड और इज इट अलाइव? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।